अलजेब्रिक मेथड में अब तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। आज थर्ड मेथड जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी एक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वहां से कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सिंपल लीनियर जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो दे दी जाएंगी। ठीक है, मेथड आप जो चाहे यूज कर लें। कभी कभी पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आंसर निकालना है, या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आंसर निकालना है, या आपको एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर निकालना है। ठीक है, इसलिए तीनों ही जो मेथड है हमारे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पढ़ना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, इसमें जनरल जो इक्वेशन होती है हमारे, उसका कोई फॉर्मेट ये होता है a1x v1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम लोग c को इधर लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को भी हम लोग साथ में ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं, राइट। और राइट हैंड साइड में हम लोग 0 लिखते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, करेक्ट बात। फिर a2x प्लस v2y प्लस a2, ये हमारी इक्वेशंस की जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके आपका रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले एक दो चीजें और देखनी। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये क्या होता है, तो उसके भी कुछ कंडीशन है, आइए पहले उनको देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी a1 on a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, a1 a2 की जो वैल्यू है वो b1 b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, या फिर इनका जो ये रेशियो है वो इस रेशियो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। दैट मींस वन सॉल्यूशन, कि कोई भी हमारी चीज की एक वैल्यू मिल जाएगी जिससे एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। आइए दूसरी बात करते हैं, जिसमें a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 टू c1 c2। यदि कंडीशन ये है कि तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तो इसमें होते हैं हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, राइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और इनफिनिट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, राइट। जनरली ये कंडीशन वहां आती है जहां लाइनें हमारी कोइंसिडेंस होती हैं। ठीक है, थर्ड केस आता है इसका, थर्ड पॉसिबिलिटी जो आती है वो आती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशन है तो होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसको हम लोग पहले ग्राफिकली भी देख चुके हैं। ठीक है, यहां पे इन चीजों का और ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीवियस केस में भी हम लोगों ने देखा था ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट, वहां भी इन चीजों को यूज किया था, पर यहां इसकी बात हुई रेशियो की तो मैंने रेशियो को अलग से आपको बता दिया है। अब आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब आइए मेन फोकस करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो है हमारा अलजेब्रिक मेथड का एक टाइप है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसमें फिर से ध्यान रहे। जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म है वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारी। इसमें मेन जो चीज है वो ये है c1 और c2 सेकंड इक्वेशन में, c2 फर्स्ट में c1, कि ये राइट हैंड साइड पे ना लेके हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, राइट हैंड साइड पे हमने 0 कर दिया है। पर इससे पहले जो मेथड पढ़ लेते हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वहां पे ऐसा नहीं किया था। वहां हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे सब एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब इसका लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। यहां पहले x1 लिखिए। जब x लिखते हैं, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, a1 a2, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, जो बचा उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v1 v2 c1 c2। ओके, फिर करते हैं y की बात। y की बात आती है तो y के जो कोफिशिएंट है v1 v2 उनको हम नहीं लेते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं जो बचे हुए हैं a1 a2 c1 c2। कांस्टेंट होता है उसको नाम ऊपर लिखते हैं 1, राइट।
सी ना लिख के, क्योंकि सी क्या है, सी तो हमारा क्या है, सी तो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। साथ में वेरिएबल क्या है इसके, वेरिएबल तो यहाँ x है हमारी, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ जो है वो क्या है 1 है, राइट, क्योंकि C1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 किससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ B1 B2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से हो रहा है, A1 A2 किससे हो रहा है, x से हो रहा है, C1 C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से हो रहा है, इसलिए 1, ये ध्यान रखने के लिए समझ सकते हैं आप। तो यहाँ क्या बचा A1 A2 B1 B2, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम लोग ना भूलें, सही से ध्यान रहे, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो डायग्राम होता है उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा डायग्राम होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं x, ये आया v1 v2 c1 c2, ठीक है। इसको मैं यहां पे ले आता हूं, इस वाले पोर्शन को यहां ले आ रहा हूं, तुम्हारा यही कॉमन हो जाएगा। यहां पे आएगा फिर y, c1 c2 हमारा यही हमारा कॉमन छोड़ दिया हम लोगों ने, और यहां पे लिख दिया जाएगा a1 a2, फिर आया ये हमारा 1, और यहाँ पे देखिए A1 A2 दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन हो गया, ये आया हमारा V1 V2। से याद करने का एक ये आसान तरीका, थोड़ा C1 उधर लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, C1 C2 A1 A2, राइट। तो B C A और B, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अब इसमें आपस में ये डायग्राम से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि हमारा क्या आना है, ये x y और 1 हो गया, ठीक है। बल्कि यहां लाइन भी ना खींचे तो और बढ़िया रहेगा, सिंपल ऐसे ही बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ये V1 और ये V2, ठीक है। तो ये x, ये y और ये 1। अब इसमें क्या होता है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है आपस में, और इन दोनों का डिफरेंस ले जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आया माइनस जो इसका प्रोडक्ट आया वो हो गया, राइट। सेम हियर y के लिए क्या हो जाएगा, C1 इंटू A2 माइनस C2 A1। सेम हियर 1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 इंटू V2 माइनस A2 इंटू V1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप अपॉन करके लिख लें। इसको क्या आएगा, ये B1 C2 माइनस B2 C1। y के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, C1 A2 या A2 C1 माइनस A1 C2। 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें सारे ये तीनों रेशियो जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको और इसको आपस में इक्वल कर देंगे, हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको हम लोग आपस में इक्वल कर देंगे, हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बता दी हैं। अब आइए इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। देखिए मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है, अभी मैं जो आपके लिए है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये क्वेश्चन लगाने कैसे हैं, ये मेथड को अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम का हम लोग अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ के हम लोग इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब हमें तीनों मेथड ही आते ही होंगे तो उन इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फोकस है हमारा जो मेथड है उस मेथड को फॉलो कैसे करना है, ये तरीका है, इसको यूज कैसे करना है, राइट। सो क्वेश्चन इज 2x plus 3y equals to 46 and 3x plus 5y equals to 74. So we have to find the value of x and y. And here
we are solving these equations by cross multiplication method. So in cross multiplication method all numbers are at only one side. सारे नंबर जो होते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ये सब एक तरफ लिए जाते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू रीराइट दिस इक्वेशन. इन इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है, जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर पाए. ठीक है, सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0. ओके, शायद ध्यान आ रहा होगा आपको. a1, a2, b1, b2, c1, c2, राइट. सो हियर 3x प्लस 5y माइनस 74. ओके, सो अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, ये है a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, ये है c1, c2. वहां प्लस में था तो यहां पे हमारे माइनस में आएंगे, राइट. ठीक है जी, वहां c1 प्लस c2 था, ये माइनस में है तो c1 की वैल्यू जाएगी माइनस 46, c2 की वैल्यू जाएगी माइनस 74. ओके, सो हमारा क्या मेथड था, जो डायग्राम हमने बनाया था वो क्या था. डायग्राम हमारा कुछ ऐसा था, x और था बी सी ए, राइट. देखो a होने से x का जो है हमारा a वेरिएबल है तो a को नहीं लेंगे, सॉरी x वेरिएबल का हमारा कोफिशिएंट क्या है a1 a2, तो a1 a2 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, b और c आएगा, राइट. सो b1 b2 c1 c2. y के लिए b नहीं आएगा, आएगा a1 a2. कांस्टेंट के लिए b1 b2. ठीक है, b c a b, राइट, b c a b, ये हमारा हो गया. अब हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, आओ देख लेते हैं. a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है हमारा 3, राइट. b1 क्या है 3, b2 क्या है 5. c1 देखो यहां से ये नहीं लेना, c1 हमें ये लेना, दोनों हमारे एक ही साइड पे होने चाहिए, राइट. सो c1 हियर माइनस 46 एंड c2 माइनस 74. ओके, सो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू देख ली. ठीक है, ये हमारा वो डायग्राम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिसे यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये x के लिए है, ये y के लिए है और ये 1 के लिए पोर्शन है. ठीक है, ये x के लिए है b1 b2 c1 c2, ये y के लिए c1 c2 a1 a2, a1 के लिए a1 a2 b1 b2. करेक्ट बात. आइए x के लिए निकालते हैं. तो पहले हम लिखते हैं b1 b2 क्या है हमारा 3 एंड 5, फिर c1 c2 क्या है माइनस 46 एंड माइनस 74. करेक्ट बात. y के लिए आते हैं, इसमें क्या है ये c1 c2 a1 a2. c1 c2 कितना है माइनस 46 माइनस 74 और a1 a2 2 और 3. देन इस कांस्टेंट टर्म के लिए ये हमारा a1 a2 b1 b2, तो 2 3 3 5, राइट. सॉल्व करते हैं. x अपॉन 3 इंटू माइनस 74 माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 5, ये आया हमारा y. ये माइनस 46 इंटू 3 इंटू 3 हो गया. यहाँ माइनस माइनस, इसका माइनस और एक जो माइनस आता है वो प्लस हो गया, प्लस 74 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3. करेक्ट बात. आइए इनको सॉल्व करते हैं. सो x इक्वल टू होगा 3 4 12 के 2 कैरी 1 3 से 21 22 माइनस 22. करेक्ट. प्लस 6 5 5 6 30 के 0 कैरी 3 20 23, ये आ गया 230, राइट. y पे आते हैं. ये हो गया 3 6 18 18 के 8 कैरी 1 12 13 माइनस 138, ये हो गया प्लस 2 4 8 2 7 14. ठीक है, इक्वल्स टू 1 2 5 10 माइनस 9, राइट. सो ये आ गया x अपॉन 230 माइनस 222 8, y इक्वल्स टू 148 माइनस 138 10, ये आ गया 1 पर 1. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देना होगा, इसको और इसको इक्वल कर दो, तो यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 8. ठीक है,
y है y/10 इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 10। ये हमारी x और y की वैल्यू निकल आई। आइए आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए तो एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपको इन्फिनिटी सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैन्यू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशंस बताई थी जब हमारी इक्वेशन इस टाइप की होती है, राइट। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ये a1 कितना है हमारा 4, a2 2, b1 p, b2 2, c1 8, c2 2। ठीक है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, पूरी इक्वेशन एक साइड में ही होनी चाहिए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। a1 a2 हमें पता है कितना है 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू b1 p अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या आ गया p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू 4 को छोड़ के और सारी वैल्यूज के लिए हमारी ये पेयर ऑफ जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। क्या मतलब हुआ कि p इक्वल्स टू 4 को छोड़ के, ठीक है, p जो है वो 4 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 4, p जो है वो 4 नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व होंगी। ठीक है, तो हाउ वी राइट देयरफॉर the all values of p except 4। तो हमारी क्या है, p की जितनी भी वैल्यूज हैं सिर्फ 4 को छोड़ के the given pair of equation have unique solution, right। so given pair of equation have unique solution। ठीक है, तो 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो p की हैं उनके लिए हमारी जो इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं, for what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। ठीक है, ये कह रहा है k की क्या वैल्यू होगी जिसपे हमें infinitely many solution मिले। करेक्ट बात। तो infinitely many solution की कंडीशन क्या होती है, पहले आइए देख लेते हैं। a1 b1 c1 ये सब क्या है, a1 इक्वल्स टू k, a2 इक्वल्स टू 12, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल्स टू k, c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3, c2 इक्वल्स टू माइनस k। ठीक है, तो क्या कंडीशन है हमारी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की, कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है हमारी, a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2। ये हमारी कंडीशन है, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये k अपॉन 12 3 बॉन k माइनस 3 बॉन माइनस k। ठीक है, माइनस से माइनस हम लोग यहां पे ये कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो ये आ गया। हमारा इंटरेस्ट है यहां में k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले यही तो इक्वल ले लेते हैं, फिर इसको इक्वल ले लेंगे।
राइट। कोई भी इक्वल करके हमें के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है वो देखते हैं। तो इसको ले रहे हैं तो जाएगा हमारा ये, सिर्फ हम इस पार्ट को ले रहे हैं तो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 जा 36। सो के की वैल्यू क्या आई हमारी, ये रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो गया यहाँ आके, ये हो जाएगा दैट मीन्स के इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, राइट। यानी के की वैल्यू एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, ठीक है। और ले लेते हैं हम लोग ये के बाई 12 के माइनस 3 टू के, ये हो गया के इंटू के स्क्वायर 12 के माइनस 36, राइट। सो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, राइट। सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 अपॉन के इक्वल्स टू के माइनस 3 1 के, ये हो गया 3 के स्क्वायर माइनस 3 के। तो ये 3 के यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 3 के प्लस 3 के इक्वल टू के स्क्वायर, इट इज के स्क्वायर इक्वल टू 6 के से के हमारा कैंसिल हो गया एक के से, तो के इक्वल टू 6 आ गया। तो के यहाँ से भी 6 आ गया, के हमारा यहाँ भी दो वैल्यू आई है, के की एक 6 आई है और एक माइनस 6 आई है, वहाँ भी के 6 आया। तो दोनों कंडीशन से हमें के की वैल्यू 6 मिल रही है। तो 6 हमारी वो वैल्यू है जहाँ पे हमें यदि सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें हम, तो हमें के की वैल्यू 6 के लिए इन्फिनेटली मैन्युअल सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, राइट। आइए इसको भी छेड़ा था तो पूरा कर ही लेते हैं। तो ये 6 ये 36 में 36 हो गया, 36 से फैक्टर करते हैं हमारा 12 हो जाए, तो हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा 36 का, आइए फैक्टर निकालते हैं फिर देखते हैं। ये जाएगा 6 6 36, तो हम लोग माइनस 6 के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, के कॉमन लिया, के माइनस 6, ये के माइनस 6, ये आ गया माइनस 1, सॉरी माइनस 6 के माइनस प्लस हो गया। तो ये आया के माइनस 6 के माइनस 6, ठीक है। और 0 ले लेते हैं, तो के इक्वल्स टू हमारी दोनों वैल्यू प्लस 6 है, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन आप इसमें ले लें, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कुछ भी कर दें, सब इक्वल ही है आपस में। तो हमारी हर तरफ से के की वैल्यू क्या आई है, 6 आई। तो तीनों में हमारे के की वैल्यू 6 कॉमन है। तो के की वैल्यू यदि 6 ले हमारा, तो तब हमारे के की वैल्यू 6 के लिए हमारे इन्फिनिटली मैन्युअल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए तो एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कि वैल्यू के की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा नो सॉल्यूशन हमें दिखाएगा। तो पहले कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन की, उसकी बात करते हैं। उससे पहले लिख लेते हैं हमारा क्या क्या दे रखा है। a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 2 के माइनस 1 है, b1 हमारा 1 है, b2 हमारा k माइनस 1 है, c1 हमारा यहाँ आएगा, ये माइनस 1 जो है ये माइनस 1 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो ये माइनस 1, c2 हमारा ये पूरा पोर्शन यहाँ आ जाएगा माइनस 2k प्लस 1, राइट। ये हमने लिख लिया, राइट। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारी नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। लेट्स सी, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1। सो माइनस से माइनस हमारा ये कैंसिल हो गया, राइट। तो आइए देखते हैं k की वैल्यू चाहिए, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये जाएगा हमारा 3k माइनस 3 2k माइनस 1,
सो ये 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, राइट। ये आया k इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू हमारी आ रही है 2, ठीक है। तब इसे सेटिस्फाई करेगी। यहां पे देखते हैं ये चीज, ये आया हमारा, इन दोनों को क्या करते हैं इक्वल, 2k प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1, राइट। तो ये आया 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, और ये हो गया माइनस 1, ये हुआ k इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से हमारा k इक्वल्स टू माइनस नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब k जो है माइनस 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक बात है, बिल्कुल नहीं होगा। आइए इसको भी देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ देखते हैं 3 2k प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1 2k माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 6k प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो ये 6k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4, और ये हमारा 4k, सो k इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ कंडीशन ये आ गई है, k एक में आ रहा है माइनस 2, एक में माइनस 1, पर k किसके इक्वल होगा, k हमारा 2 के इक्वल है, राइट। तो k की वैल्यू यदि 2 सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो हमारी इक्वेशन जो है ये दिखाएगी नो सॉल्यूशन। तो आंसर द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन देखे, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसे जरूर लगाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको उम्मीद है आपको सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे, लेकिन कंफर्म तब होगा जब आप एक्सरसाइज इसकी लगाएंगे जिस पे बेस्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। उस एक्सरसाइज को लगाइए सही से, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। थैंक यू।